नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस एडिटोरियल एनालिसिस के एक नए एपिसोड में। इस एडिटोरियल एनालिसिस में हम 3 चीज़ें करते हैं। पहला, एडिटोरियल का लिंक स्थापित करना यूपीएससी सिलेबस के साथ। दूसरा, एडिटोरियल के की पॉइंट्स को समझना, और अगर एडिटोरियल में कोई की कॉन्सेप्ट्स आए हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं तो उन पर भी चर्चा करना। तो आइए शुरू करते हैं आज का एडिटोरियल एनालिसिस। आज का एडिटोरियल हमने इंडियन एक्सप्रेस से लिया है और ये 13 तारीख को आया है। एडिटोरियल का शीर्षक है मच इन अ रीनेम, और ये बात करता है तमिलनाडु सरकार के द्वारा हाल ही में 1000 से ऊपर जगहों के नाम बदले गए हैं। कुछ जगहों के नाम बदले गए हैं, कुछ जगहों के नाम की स्पेलिंग बदली गई है, और ये इसलिए किया गया है ताकि इन जगहों के नाम और इन जगहों के नाम की स्पेलिंग जो तमिल में उनका उच्चारण है उससे मेल खाए या उसके बहुत ही करीब हो। तो आइए अब देखते हैं इसका सिलेबस के साथ लिंकेज। तो ये लिंक होता है जीएस पेपर 1 के साथ और जीएस पेपर 2 के साथ। जीएस पेपर 1 में ये पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन विद इन द कंट्री, इसके साथ भी लिंक होता है, और एक टॉपिक है रीजनलिज्म का, उसके साथ भी लिंक होता है। और जीएस 2 की बात की जाए तो फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द यूनियन एंड द स्टेट्स, इसके साथ भी लिंक होता है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों का ही रोल रहता है अगर किसी शहर का नाम परिवर्तित किया जाता है। तो सिलेबस के साथ लिंक स्थापित करने के बाद आइए देखते हैं इस एडिटोरियल के की पॉइंट्स। तो एडिटोरियल के की पॉइंट्स में जाने से पहले तमिलनाडु को मैप में देखते हैं और समझते हैं कि रीनेमिंग ऑफ प्लेसेस, यानी कि जो जगहों के नाम बदले जाते हैं उसके पीछे क्या मुद्दे हैं। तो इस मैप में आप देख सकते हैं कि तमिलनाडु यहाँ है, और अगर तमिलनाडु का हम पॉलिटिकल मैप देखेंगे तो चीज़ें और ज़्यादा समझ में आएंगी। तो इस पॉलिटिकल मैप में आप देख सकते हैं कि चेन्नई यहाँ है, एकदम नॉर्थ में है, और आप देख सकते हैं कि श्रीलंका यहाँ है, और 2 इम्पॉर्टेंट जो वाटर बॉडीज़ हैं वो हैं, एक गल्फ ऑफ मन्नार और दूसरी है पाक बे, और इनके बीच में इनको जोड़ता है पाक स्ट्रेट। और स्ट्रेट कोई भी ऐसी वाटर बॉडी होती है, नैरो वाटर बॉडी, जो 2 बड़ी वाटर बॉडीज़ को साथ में जोड़ती है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट है। अब आइए देखते हैं कि तमिलनाडु सरकार ने क्या किया है। तो तमिलनाडु सरकार ने 10 जून को एक नोटिफिकेशन इशू किया जिसके द्वारा उन्होंने जो इंग्लिश की स्पेलिंग है 1018 जगहों की तमिलनाडु के अंदर, उनको बदल दिया है, जिससे कि वो स्पेलिंग जो तमिल उच्चारण है उन जगहों के नाम के उससे मेल खाएं, उसके करीब हों और उससे बहुत दूर ना हो। तो इस कदम के द्वारा जो नाम बदले गए हैं जगहों के, उससे कुछ नाम तो बदल दिए गए हैं, पुराने जो तमिल में उनके नाम थे उन जगहों के उनको ले लिया गया है, और कुछ नामों की स्पेलिंग बदल दी गई है। तो अगर आप देखेंगे कि जैसे वेलोर था तो पहले इसकी स्पेलिंग ये थी अंग्रेजी में, और अब ये स्पेलिंग विलूर हो गई है। इसी तरीके से कोयम्बटूर को कोयम्पुथूर बना दिया गया है, मदुरई को मथुराई, और ये इसलिए किया गया है क्योंकि ये जो तमिल उच्चारण है उसके ज़्यादा करीब है। और इस बात का काफ़ी आलोचना भी हो रही है। एक तो सबसे पहले जो टाइमिंग है इस एक्शन की, जब पूरा देश कोविड-19 से जूझ रहा है और तमिलनाडु में भी बहुत भारी संख्या में कोविड-19 के केसेस हैं, तो क्या ज़रूरत थी इस तरीके के कदम को अभी लेने की। तो एक क्रिटिसिज्म तो यही है, और दूसरा जो इम्पोर्टेंट क्रिटिसिज्म है कि इससे कन्फ्यूजन भी होगा, और जो अंग्रेजी में स्पेलिंग्स हैं इन जगहों की वो अब काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी, जिसकी वजह से लोगों को भी दिक्कत आएगी, और ख़ास तौर से जो नॉन तमिलियंस हैं उनको ज़्यादा परेशानी झेलनी पड़ेगी। अब देखते हैं कि रीनेमिंग ऑफ प्लेसेस भारत में इसका इतिहास क्या रहा है। तो सबसे पहले जानते हैं कि किस तरीके से किसी भी जगह का नाम बदला जाता है। तो अगर कोई रोड या स्ट्रीट है, गली है जिसका नाम बदलना है, तो वो अथॉरिटी होती है वहाँ की जो भी म्यूनिसिपल एजेंसी है, सिविक अथॉरिटी है। तो ये कहीं जिला परिषद भी हो सकती है, कहीं पंचायत भी हो सकती है, कहीं म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हो सकती है। तो ऐसी सिविक बॉडीज़ को ये अधिकार होता है कि वो नाम बदल सकते हैं रोड्स का, स्ट्रीट्स का, ऐसी जगहों का। अगर बात होती है किसी शहर के नाम को बदलने की, तो ये अधिकार होता है स्टेट कैबिनेट का, वो डिसीजन ले सकते हैं। और स्टेट कैबिनेट जब डिसाइड कर लेता है कि हाँ नाम बदलना है, तो ये प्रपोजल जाता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, सेंटर के पास, और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स कंसल्ट करती है
कुछ एजेंसीज के साथ जिनका इस पे डायरेक्ट असर पड़ता है, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज और डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, ये भी एक मेजर स्टेक होल्डर है। तो इस तरीके की डिपार्टमेंट से एजेंसीज के साथ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स संपर्क करते हैं, उनकी रजामंदी जानते हैं, और अगर सभी लोग एग्री हैं तो फिर स्टेट गवर्नमेंट को अप्रूवल दे दिया जाता है, और फिर स्टेट गवर्नमेंट एक गजट नोटिफिकेशन में जो नेम चेंज है उसको नोटिफाई कर देती है और उस शहर का नाम बदल जाता है। और अगर किसी राज्य का नाम ही बदलना हो तो फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को एक रिजोल्यूशन पास करना पड़ता है, ये सेंटर को भेजा जाता है, और वहाँ यूनियन कैबिनेट इस प्रपोजल को एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकती है। अगर एक्सेप्ट करती है तो फिर एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल पार्लियामेंट में मूव किया जाता है, क्योंकि किसी भी राज्य के नाम को बदलने के लिए शेड्यूल 1 को अमेंड करना पड़ता है कॉन्स्टिट्यूशन के, और ये आर्टिकल 3 से संबंधित है, जहां इस बारे में बताया गया है कि किसी भी राज्य का नाम कैसे बदला जा सकता है। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है इसको सिंपल मेजॉरिटी से पास किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको पॉलिटी के हिसाब से पता होनी चाहिए, इन पे प्रश्न पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में। और एक और बात जो आपको पता होनी चाहिए कि जुलाई 2019 में पश्चिम बंगाल की विधानसभा ने एक रिजोल्यूशन पास किया हुआ है कि पश्चिम बंगाल का नाम बदल के बांग्ला करना है, लेकिन इस पे अभी फाइनल डिसीजन नहीं हो पाया है। और अब देखते हैं कि ये जो नाम बदलने की प्रक्रिया है ये क्या एक रिसेंट फेनोमेनन है, या यानी कि हाल में ही इसमें ज़्यादा तेज़ी आई है, या शुरू से होता रहा है। तो ये जो नाम बदलना है जगहों का, ये पहले से ही होता आया है, और सबसे पहला जो लहर थी नाम बदलने की वो थी जैसे ही भारत स्वतंत्र हुआ था, और तब कई सारे शहरों के नाम, स्ट्रीट्स के नाम, प्रोविंसेस के नाम बदले गए थे। और इसमें दो उदाहरण आपको पता होने चाहिए कि जो आज की डेट में राजपथ है और जनपथ है, दोनों ही दिल्ली में स्थित हैं। इनका नाम पहले किंग्सवे और क्वींसवे था। किंग्सवे राजपथ बन गया है, क्वींसवे जनपथ। लेकिन कई सारे कॉलोनियल नाम 1990s तक चलते आए। और यहाँ आपको ये भी पता होना चाहिए कि 1956 में जो स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बैठा था और उसने लिंग्विस्टिक स्टेट्स यानी कि भाषा के आधार पे स्टेट्स का गठन करने की सिफारिश की थी, और जो कि संभव हुआ था 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। तो ये जानकारी आपको होनी चाहिए। 1956 में ये स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन आया था और 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा नए राज्य बनाए गए थे लैंग्वेज के बेसिस पे। और जैसे कि एक एग्जांपल है केरल का, तो केरल को बनाया गया था ट्रैवनकोर और कोचीन के साथ कुछ और जो पास का एरिया था उसको मिलाने के बाद। और उसी तरीके से जो मद्रास स्टेट था उसका नाम 1969 में डीएमके की सरकार ने बदल के तमिलनाडु कर दिया था। और इसी प्रकार जो मैसूर स्टेट था पहले, उसका नाम कर्नाटका कर दिया गया। और आज़ादी के बाद के कुछ वर्षों में कई सारी जगहों की ब्रिटिश स्पेलिंग्स को बदल के इंडियन स्पेलिंग्स में तब्दील किया गया। और इसमें कुछ एग्जांपल हैं, जैसे कानपुर था तो इसको KANPUR बनाया गया। जबलपुर को जबलपुर इस तरीके से लिखा जाने लगा। तो इस तरीके से जो ब्रिटिश स्पेलिंग्स थी उनको बदल के इंडियन स्पेलिंग्स में तब्दील किया गया। और जो दूसरी लहर आई नामों को बदलने की, वो 1980s और 90s के दौरान आई। और इसमें जो मकसद था इस लहर का वो ये था कि जो भी प्रोमिनेंट सिटीज़ हैं, बड़े शहर हैं, महत्वपूर्ण शहर हैं, उनके नाम वहाँ की लोकल ट्रेडिशन और लैंग्वेज को रिफ्लेक्ट करने चाहिए। तो इसके चलते बॉम्बे को मुंबई बनाया गया 1995 में, मद्रास का नाम बदल के चेन्नई किया गया 1996 में, और कलकत्ता को कोलकाता किया गया 2001 में। और ये सारे नाम वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज हैं उसमें ज़्यादा प्रचलित थे और इसलिए इनको बदला गया। और थोड़ा बहुत विरोध हुआ, लेकिन बाद में सभी लोगों ने इसको एक्सेप्ट कर लिया। और जो अभी तमिलनाडु ने किया है वो भी कोई पहली बार नहीं हुआ है। 2014 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूव किया था कर्नाटक सरकार की ओर से जो प्रपोजल था 12 शहरों का नाम बदलने का, और इसमें कई सारे शहरों के नाम की स्पेलिंग को बदला गया ताकि उनका जो उच्चारण है कन्नड़ में
और उनकी स्पेलिंग जो इंग्लिश में है वो एक जैसी हो जाए। तो इसके लिए इन नामों को बदला गया। और इसमें प्रमुख हैं, जैसे बेंगलोर को बेंगलुरु किया गया, मैंगलोर को मंगलुरु किया गया और मैसूर को मैसूरू किया गया। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और कुछ रीसेंट एग्जाम्पल देखें तो मुगल सराय स्टेशन को DDU जंक्शन यानी कि दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन उत्तर प्रदेश सरकार ने बदला है नाम। और 1887 की बनी हुई विक्टोरिया टर्मिनस, जो कि एक लैंडमार्क आर्किटेक्चर है मुंबई में, इसका नाम बदल के छत्रपति शिवाजी टर्मिनस 1996 में किया गया। और 2007 में इस नाम को थोड़ा सा और मॉडिफाई किया गया और इसमें महाराज लगा दिया गया। तो ये हो गया छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस 2007 से। और उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में इलाहाबाद के नाम को बदल के प्रयागराज कर दिया है, फैज़ाबाद को बदल के अयोध्या कर दिया है। और इसको लेके काफ़ी विवाद भी रहा है। और ये नाम बदलने की परंपरा सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है। अगर हम विश्व में भी देखें तो इस तरीके के कई सारे उदाहरण मिलते हैं। तो जो कैंटोन शहर था वो अब ग्वांगझाऊ बन गया है चाइना में। साइगोन शहर होची मिन सिटी बन गया है वियतनाम में। लेनिनग्राड सेंट पीटर्सबर्ग बन गया है, जो कि इसका पुराना नाम था, रशिया में। और कॉन्स्टेंटिनोपल को इस्तांबुल कहा जाता है टर्की में। और स्टालिनग्राड का भी नाम बदल के वोल्गोग्राड कर दिया गया है, ये भी रशिया में है। और शहरों के नाम ही नहीं, देशों के नाम भी बदले गए हैं। तो 1935 के बाद से पर्शिया को ईरान के नाम से जाना जाता है, बर्मा का नाम बदल के म्यांमार हो गया है, सिलोन का नाम बदल के श्रीलंका हो गया है। तो इस तरीके से आपको कई सारे उदाहरण मिलते हैं पूरे विश्व में नाम बदलने के। तो ये सब जानने के बाद आइए अब देखते हैं एडिटोरियल के की पॉइंट्स। तो एडिटोरियल बताता है कि तमिलनाडु में ये काम नाम बदलने का 2 साल पहले शुरू किया गया था और इसके तहत 1000 से अधिक शहरों, कस्बों और इलाकों के नाम या उनकी वर्तनी में बदलाव किया गया है। और इसके पीछे जो सरकार का उद्देश्य है कि जितने भी स्थान हैं उनका जो तमिल नाम है और उसका जो तमिल उच्चारण है उसके और अंग्रेजी में उसकी स्पेलिंग के बीच में ज़्यादा फर्क ना हो, वो उसको बिल्कुल सही तरीके से रिफ्लेक्ट करें। तो इस वजह से ये नाम बदले गए हैं। और तमिलनाडु सरकार का ये भी उद्देश्य रहा है कि कई सारी जगहों के नाम जो उस समय का कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन था उसके द्वारा रखा गया था और उसमें जो लोकल कल्चर और ट्रेडिशन को बिल्कुल महत्व नहीं दिया गया था, तो इस वजह से भी इन नामों को बदला गया है। और एडिटोरियल में बताया गया है कि भविष्य में आधिकारिक रिकॉर्ड में कोयम्बटूर की अंग्रेजी वर्तनी कोयम्बटूर होगी और ये इस स्थान के तमिल विरासत को प्रतिबिंबित करता है और इसीलिए ये किया जा रहा है। और इसी प्रकार वेल्लोर का नाम वेलूर होगा और तुथुकुड़ी यानी कि जो पहले टुटीकोरिन था उसके नाम में एक और TH जोड़ दिया गया है और ये अब तुथुकुड़ी बन गया है। और ये जो सारे नाम और उनकी स्पेलिंग्स में परिवर्तन किया गया है उससे ज़रूर एडिटोरियल का मानना है कि ये एक महंगा परिवर्तन होगा। इसमें काफ़ी ज़्यादा श्रम लगेगा, सरकार का भी और भी एजेंसीज का भी, क्योंकि कई सारे बोर्ड बदले जाएंगे, नेम प्लेट्स बदल ली जाएंगी, सरकारी दफ्तर के आगे के बोर्ड्स बदले जाएंगे। तो इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा खर्च और लेबर इंटेंसिव होगा। और साथ ही साथ जो तमिलनाडु के मूल निवासी नहीं हैं या ऐसे लोग जिनकी मातृभाषा तमिल नहीं है उनके लिए ये बहुत ज़्यादा दिक्कत का विषय भी बनेगा। लेकिन एडिटोरियल ये भी मानता है कि इस बदलाव को तमिलनाडु में समर्थन जरूर प्राप्त होगा, क्योंकि तमिलनाडु हमेशा से अपनी सांस्कृतिक पहचान को तमिल भाषा से जोड़कर रखता है और जोड़कर देखता है। और एडिटोरियल ये भी कहता है कि नाम बदलने की प्रक्रिया जो इस बार की गई है तमिलनाडु में, इसके पीछे कोई भी भावनात्मक पिच या क्षेत्रीय पहचान या भाषाई विरासत को लेके कोई मूवमेंट खड़ा नहीं किया गया है। कोई दूसरी भाषा के प्रति हिंसा का भाव देखने को नहीं मिला है। तो ये एक अलग तरीके का परिवर्तन आया है तमिलनाडु की राजनीति में भी, जहां पहले हिंदी को लेकर काफ़ी ज़्यादा एजिटेशंस हुए हैं। वो 1930s में और 1960s में एंटी हिंदी मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा रहा है तमिलनाडु में। लेकिन अभी जो परिवर्तन किया गया है इसके पीछे कोई मूवमेंट जैसा कुछ भी नहीं था और ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रक्रिया के द्वारा किया गया है। तो इससे एडिटोरियल का मानना है कि जो लैंग्वेज या भाषा को लेकर जो राजनीति होती रही है और ख़ासतौर से तमिलनाडु में,
उसमें एक परिवर्तन के रूप में भी इसको देखा जा सकता है कि इस तरीके के जो भाषा वाले मूवमेंट हैं उनमें अब एक मैच्योरिटी आती हुई नजर आ रही है, और ये एक सकारात्मक पहलू है इस परिवर्तन का। क्योंकि इससे पहले जब भी तमिलनाडु में खासतौर से कोई भी भाषा को लेके मूवमेंट हुआ है तो उसमें हमेशा वो मूवमेंट तमिल भाषा की तरफ हुआ है और किसी और भाषा के विरोध में हुआ है, खासतौर से हिंदी। लेकिन अब जो स्पेलिंग की गई है उसमें भी अंग्रेजी का विरोध नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ तमिल उच्चारण जो है इन जगहों के नाम का, उसके पास स्पेलिंग्स को लेकर जाया जा रहा है। और एडिटोरियल ये भी मानता है कि वर्तमान सरकार द्वारा जो नाम बदलने की प्रक्रिया को जिस शांतिपूर्ण ढंग से किया गया है वो भाषाई क्षेत्रवाद यानी कि लिंग्विस्टिक सब नेशनलिज्म के परिपक्व होने की ओर भी इशारा करता है। और ये लिंग्विस्टिक सब नेशनलिज्म सिर्फ तमिलनाडु तक ही केंद्रित नहीं है, ये कई राज्यों में देखा जाता है, क्योंकि भाषा वाला एक मुद्दा है जो कि लोगों के इमोशंस से जुड़ा हुआ है। और ये आप करीब करीब भारत के हर राज्य में देख सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर राज्य जो हैं वो लैंग्वेज के आधार पर ही बने हुए हैं। और यहाँ आपको पता होना चाहिए कि एक नम्मा मेट्रो को लेकर एक कंट्रोवर्सी हुई थी कर्नाटका में, और ये कंट्रोवर्सी का मूल कारण था कि जो साइन बोर्ड्स लगाए गए थे मेट्रो स्टेशंस में बेंगलुरु में, उन साइन बोर्ड्स में हिंदी में भी जगहों के नाम लिखे थे, और इसको लेके काफ़ी विरोध था कि यहाँ हिंदी को क्यों यूज़ किया जा रहा है इन साइन बोर्ड्स में। बाद में इस मसले को सुलझा लिया गया था। तो इस तरीके की चीज़ें बार बार होती रही हैं, और ये रीजनलिज्म या लिंग्विस्टिक रीजनलिज्म का एक उदाहरण है। तो तमिलनाडु में जो अब हो रहा है उसमें ऐसा लग रहा है कि अब थोड़ा परिवर्तन आ रहा है इस तरीके के रीजनलिज्म और लिंग्विस्टिक रीजनलिज्म के मामलों में, जो कि एक अच्छा संकेत है। तो ये थे इस एडिटोरियल के की पॉइंट्स। अब आइए देखते हैं की कॉन्सेप्ट्स। तो की कॉन्सेप्ट्स में देखते हैं एंटी हिंदी एजिटेशन। तो ये हिंदी विरोधी जो मूवमेंट हुआ था 1930s में और 1960s में, तो इसके क्या कारण थे। तो 1938 में सी राजगोपालाचारी जी की गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर इशू किया था कि हिंदी एक कंपलसरी लैंग्वेज की तरीके से पढ़ाई जाएगी स्कूलों में तमिलनाडु में, जो कि उस समय मद्रास स्टेट था। और इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट हुए उस समय, और जो तत्कालीन सरकार थी उसको ये ऑर्डर विड्रॉ करना पड़ा 1940 में। और ये लैंग्वेज इशू लगातार बना रहा, और जब आज़ादी के बाद भी 1965 में फिर से एंटी हिंदी एजिटेशन काफ़ी उग्र रूप लिया तमिलनाडु में, और इसको लीड किया था द्रविड़ मुनेत्र खजगम ने। और डीएमके पावर में आई 1967 में पहली बार तमिलनाडु में, और उसी ने 1969 में जो मद्रास स्टेट था उसका नाम बदल के तमिलनाडु कर दिया। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया, और ये भी कहा साथ में कि इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज की तरह कंटिन्यू किया जाएगा 15 साल के लिए। लेकिन फिर 1963 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट पास किया, और जिसमें कहा गया कि इंग्लिश को कंटिन्यू किया जाएगा सारे ऑफिशियल पर्पस के लिए, यूनियन गवर्नमेंट के लिए और पार्लियामेंट में भी। लेकिन जो लैंग्वेज का मुद्दा है वो इतनी आसानी से सुलझने वाला मुद्दा नहीं है, और तमिलनाडु ने 2006 में भी एक रिजोल्यूशन पास किया था जिसके द्वारा ये मांग की गई थी कि तमिल को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाई जाए मद्रास हाई कोर्ट की। तो लैंग्वेज का मुद्दा काफ़ी महत्वपूर्ण है तमिलनाडु में। अब आइए देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं आपसे प्रीलिम्स और मेंस में। तो प्रीलिम्स में आपसे पूछा जा सकता है अलग अलग शहरों के जो नाम बदले गए हैं, इस तरीके के नाम के बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे कि इलाहाबाद का नाम अब प्रयागराज हो गया है, तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए। और एक महत्वपूर्ण सवाल आपसे बन सकता है कि किस तरीके से किसी स्टेट का नाम बदला जा सकता है, तो इसमें कौन सा आर्टिकल इन्वॉल्व होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि आर्टिकल 3 इसमें इन्वॉल्व है, और किस तरीके का कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल पास किया जाता है और उसको किस मेजोरिटी से पास किया जाता है। तो यहाँ सिंपल मेजोरिटी यूज़ होती है। और किसी भी जगह का नाम अगर बदला जाता है तो क्या प्रोसेस होता है, कौन सी नोडल मिनिस्ट्री है, तो आपको पता होना चाहिए कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स नोडल मिनिस्ट्री है किसी भी शहर के नाम को बदलने के लिए। और अगर मेंस की बात की जाए तो सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि लिंग्विस्टिक स्टेट्स की वजह से नेशनल यूनिटी में इजाफा हुआ है या ये कमज़ोर पड़ी है। तो ऐसे ही सवाल 2016 के मेंस में पूछा गया है,
तो आपको दोनों ही तरफ की चीज़ें पता होनी चाहिए कि किस तरीके से जो भाषा के आधार पे स्टेट्स बनाए गए हैं उससे नेशनल यूनिटी को और ज़्यादा बल मिला है और कहाँ कहाँ नेशनल यूनिटी कमज़ोर भी हुई है इस वजह से। रीजनलिज्म के बारे में यानी कि क्षेत्रवाद के बारे में भी आपको क्लियर कट आइडिया होना चाहिए। सब नेशनलिज्म, जैसे कि अगर हम तमिल नेशनलिज्म की बात करें तो वो एक एग्जाम्पल हो जाएगा सब नेशनलिज्म का। तो इस तरीके की चीज़ों से भी जो नेशनलिज्म है वो किस तरीके से प्रभावित होता है और जो जगहों के नाम बदले जा रहे हैं उसके क्या फ़ायदे और क्या नुकसान है ये भी आपको पता होने चाहिए। इस तरीके के सवाल इंटरव्यू में भी काफ़ी पूछे जाते हैं। तो ये था आज के एडिटोरियल एनालिसिस में। फिर मिलेंगे एक नए एडिटोरियल के साथ। धन्यवाद।